नमस्कार साथियों। हमारी राजनीति विज्ञान की जो ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। और ये हमारा जो प्रयास है, आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। हमारी जो पिछली कक्षा थी उसके अंदर हमने बात भारतीय राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में करी थी। उसके अंदर मनु के विचार चल रहे थे। तो उसी श्रेणी में यानी उसी कड़ी में आज अपन बात करेंगे आचार्य मनु की न्याय व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? न्याय व्यवस्था के बारे में। यानी जो न्यायिक व्यवस्था होती है किसी भी राज्य का आधार होती है। वहां के नागरिकों को गलत कार्य करने पर जो है किस प्रकार से दंडित किया जाए, किस प्रकार से जो है एक न्यायिक प्रणाली होती है उसको संचालित किया जाए, या यूं कह सकते हैं किसी नागरिक के जो अधिकार है उसका अगर हनन होता है, कोई दूसरा व्यक्ति या कोई अन्य नागरिक या किसी नागरिक के अधिकारों का हनन करता है या उसके लिए जो समस्याएं पैदा करता है, तो उनको रोकने के लिए राज्य के पास एक जो है न्यायिक तंत्र होना चाहिए। वो तो यही उन्होंने न्यायिक तंत्र की बात करी है, न्याय व्यवस्था की। मनु ने न्यायालयों को धर्म सभा कहा है। क्या कहा है? धर्म सभा। अब धर्म सभा कहने का कारण था दोस्तों, क्योंकि उस समय जो राज्य की स्थिति थी वो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो है राजा और जो धार्मिक विद्वान होते थे, या यूं कह सकते हैं धर्म का राज्य के ऊपर प्रभाव था। यानी धार्मिक सत्ता और राज सत्ता ये आपस में संबंधित थे। क्या थे? संबंधित थे। यानी जो धार्मिक मूल्य है, धार्मिक नीतियां हैं या धार्मिक जो नियम है उनका राज सत्ता पर प्रभाव पड़ता था, या यूं कह सकते हैं कि राज्य संचालन में भी जो है इसका प्रभाव है आवश्यक रूप से दिखाई देता था। तो जो है मनु ने न्यायालय को धर्म सभा कहा है। यानी अब धर्म का मूल जो अर्थ अगर अपन दोस्तों लें तो वो यही आता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसके मध्य भेद। सही गलत के मध्य भेद, सही गलत, सत्य असत्य, इनके मध्य जो भेद होता है, नहीं जो अंतर होता है, उसी को दोस्तों धर्म कहा जाता है। अभी धर्म की जो वर्तमान समय के अंदर जो धर्म की परिभाषाएं हैं वो अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से देनी शुरू करती है। लेकिन धर्म नहीं, पहले अपन बात करते हैं धार्मिक कार्य क्या है, अधार्मिक कार्य क्या। आज भी हम जो है हमारे समाज के अंदर या यूं कह सकते हैं आस पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो हम क्या कहते हैं कि विधर्मी है, अधार्मिक कार्य कर रहा है। इसका मतलब धर्म का मतलब क्या है कि सही है, सही का जो पक्ष लेता है, या यूं कह सकते हैं जो सत्य है वो धर्म है, सत्य है वो धर्म है, और असत्य वो विधर्म है। तो क्या बोलेंगे? विधर्म। तो धर्म सभा का है, यानी जहां न्याय दिया जाता था उसको धर्म सभा के वो जो संस्था होती थी जो धर्म सभा के नाम से जाने जाती थी। वर्तमान समय में जो न्यायिक व्यवस्था उसमें न्यायालय होते हैं, वहां उसमें क्या होते थे? धर्म सभाएं होती थी। क्या होती थी? धर्म सभाएं। अब धर्म सभा का जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था? राजा होता था। यानी राजा की स्थिति हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन्होंने देवता के बराबर मानी है और देवताओं का अंश बताया है। इसका मतलब यह है कि जो धर्म सभा है इसका अध्यक्ष भी कौन होगा? राजा सर्वोपरि है, तो राजा ही होगा। राजा की देखरेख में ही न्यायिक कार्य संपादित किए जाते थे। तो इसका अध्यक्ष कौन होता था? राजा। फिर राजा है वो अकेला काम थोड़ी करता था, उसके लिए सहयोग के लिए मंत्री परिषद भी थी, उसका भी कार्य था। राजा न्यायिक कार्यों में मंत्रियों से सलाह लेता था। राजा न्यायिक कार्यों में मंत्रियों से क्या लेता था? सलाह लेता था। यानी एक अकेले व्यक्ति के लिए राज्य संचालन करना, या यूं कह सकते हैं अकेले व्यक्ति के लिए न्यायिक व्यवस्था का संचालन करना संभव नहीं होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? किसी और व्यक्ति का या किन्हीं और व्यक्तियों का जो एक स्ट्रक्चर बना होता है, एक बॉडी बनी होती है, उसका सहयोग लेना पड़ता है। यानी एक व्यवस्था बनी होती है उसका सहयोग लेना पड़ता है। तो जो है राज्य और राजा के बाद में किसका नंबर आता था? मंत्री परिषद का। तो मंत्री परिषद के लोग हैं वो न्यायिक कार्य में राजा की क्या करते थे? सहायता करते थे। क्या करते थे? सहायता। यानी राजा न्याय के सर्वोच्च आसन पर विराजित होता था और जो दरबारी होते थे उसके सामने जो है वादी और प्रतिवादी दोनों की पेशी होती थी और दोनों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता। उसके बाद वहां के जो मंत्री परिषद के सदस्य या यूं कह सकते हैं दरबारी, तो वो मिलकर फैसला करते। यानी जो जूरी व्यवस्था थी न्यायिक व्यवस्था में, उसी के समान उस समय भी ऐसी व्यवस्थाएं थी, तो वो न्यायिक कार्य करते थे। तो राजा के न्यायिक कार्यों में सहयोग के लिए जो है मंत्री परिषद होती थी, मंत्रियों का सहयोग राजा इसमें न्यायिक कार्य में लेता था। अब बात करते हैं आगे
कि धर्म सभा के अतिरिक्त अन्य छोटे न्यायालय, अब धर्म सभा ये सर्वोच्च न्यायालय होता था, यानी राजा से ऊपर तो कोई नहीं, तो राजा सर्वोच्च होता था, तो वहां की जो राज दरबार होता वो सर्वोच्च होता, उसके बाद उसको कहते धर्म सभा। फिर उसके बाद जो अन्य छोटे न्यायालय होते थे, यानी छोटे मोटे जो है फैसले देने के लिए, या यूं कह सकते हैं लोगों के रोजमर्रा से संबंधित जो कार्य होते हैं, उनमें कोई अगर समस्या आती या कोई जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती, तो उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए, या यूं कह सकते हैं छोटे स्तर पर न्यायिक व्यवस्था के लिए छोटे न्यायालय होते थे, ये स्थानीय स्तर पर होते, इसको स्थानीय न्यायालय भी कहा जाता था। अब जो न्याय है वो कैसा रहेगा, तो प्रतीकात्मक न्याय पर ज्यादा जोर दिया जाए। प्रतीकात्मक का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे मैंने किसी व्यक्ति ने, ए कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति का धन ले लिया, बात प्रूफ हो गई, तो ए व्यक्ति के धन का क्या करा जाएगा, अपहरण किया जाएगा, वापिस, यानी उसको वापिस लिया जाएगा, यानी उसकी रिकवरी होगी, जिसको कहते हैं जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर मान लो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की एक अंगुली तोड़ दी, तो उसके बदले सभी के सामने उसी व्यक्ति की दोष सिद्ध होने पर उसी व्यक्ति की वही अंगुली तोड़ी जाती थी। इसका मतलब क्या है, प्रतीक के रूप में लोगों में डर जो है व्याप्त कैसे हो, जो है लोग अपराध करने से पहले 100 बार कैसे सोचे, या यूं कह सकते हैं आपराधिक प्रवृत्तियां पनपे ही नहीं, समाज के अंदर एक शुचिता की व्यवस्था बनी रहे, एक अच्छे समाज की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए प्रतीकात्मक न्याय होता था, वो सबके सामने होता था, चौराहे पे होता था। तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति को जो सजा का प्रावधान था वो अपराध की तुलना में ही दिया जाता, यानी क्या अपराध किया है तो उसको वही सजा मिलती थी। और प्रतीक के रूप में, यानी एक व्यक्ति को अगर ऐसी कड़ी सजा दी जाती तो हजारों लोग उसको देखते, तो हजारों लोगों के मन में भी उस व्यवस्था के प्रति एक डर व्याप्त हो जाता, एक व्यवस्था के प्रति जो है लोगों का लगाव हो जाता कि भाई हम अगर ये गलत कार्य करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता था। तो प्रतीकात्मक न्याय पर ज्यादा जोर दिया जाता था। फिर है अर्थव्यवस्था संबंधी मनु के विचार। अर्थव्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बिना अर्थव्यवस्था के तो राज्य का संचालन भी नहीं हो सकता। इन्होंने जो सप्तांग सिद्धांत दिया था उसके अंदर कोष या अर्थ एक है, वो एक अंग था राज्य, यानी बिना धन के राज्य का संचालन करना संभव नहीं था। तो प्रशासनिक कार्यों के लिए राजकोष आवश्यक। प्रशासनिक कार्य अगर राजा को करवाना है, वो कार्य जो है प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से होता है, तो वो करने के लिए कर्मचारियों और जो है प्रशासनिक अधिकारियों को क्या देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा। तो उस वेतन के लिए वेतन आएगा कहाँ, राजा के पास, तो वो कोष से देगा राजा, तो कोष में आएगा कहाँ से, तो विभिन्न प्रकार के कर लगाएगा। तो राजकोष में धन के जो स्रोत है वो विभिन्न कर होते हैं। अब धन आएगा कहाँ से राजकोष के पास, तो भाई राजकोष से ही व्यवस्थाएं चलेगी, तो राजकोष के पास आएगा कहाँ से, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के टैक्स सिस्टम बनाए गए थे, कर, विभिन्न प्रकार के कर थे। अब ये प्रमुख कार्य कर कौन कौन से, बलि कर, विभिन्न प्रकार के कर इसमें शामिल है। फिर शुल्क कर, यानी आयात निर्यात कर किसी वस्तु पर या आने ले जाने लाने ले जाने में। फिर है दंड कर, दंड का कर का मतलब होता है जुर्माना। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके ऊपर अर्थदंड डाला जाता था, यानी जो है उससे जुर्माना वसूल किया जाता था, और ये जो जुर्माना है वो दंड कर के रूप में मान्य था। फिर बाद में इनके जो प्रमुख है वो कर के सिद्धांत कौन कौन से किस आधार पर है, वो जो है करों का निर्धारण होगा, तो उसके लिए सिद्धांत दिए गए। तो पहला है प्रजा रक्षण कर सिद्धांत, यानी प्रजा की रक्षा के लिए कर लगाना आवश्यक है। लोगों के जान माल की सुरक्षा, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा, लोगों के जीवन की सुरक्षा, इसके लिए राज्य को अधिकार है कि वो कर लगा सकता है। तो प्रजा रक्षण कर सिद्धांत, यानी प्रजा की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए जो है कर वसूल कर सकता है राज्य। फिर है लाभ पर कर। अगर मान लो कोई व्यक्ति कार्य करता है, कोई व्यवसायिक गतिविधि करता है राज्य के अंदर, तो उस व्यक्ति के ऊपर कर लगाया जा सकता है, क्योंकि वो खुद लाभ अर्जित कर रहा था, उसका कुछ हिस्सा है वो राज्य को देना पड़ता था। तो लाभ पर कर, यानी किसी भी व्यवसायिक गतिविधि को करने पर जो व्यक्ति को लाभ होता उसके ऊपर टैक्स, उसको जो है लाभ कर के सिद्धांत के बाद जो है अंतर्गत रखा जाता है। फिर है राष्ट्रीय योजना कर। देखो दोस्तों, कई बार, क्योंकि उस समय भी राष्ट्रीय राज्य हुआ करते थे, तो कई बार कुछ आपदाएं आ जाती, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, हो सकता कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जिसके कारण जो है नुकसान हुआ, प्रजा का नुकसान हुआ। उस समय राष्ट्र के निर्माण, यानी उस समय जो राष्ट्रीय योजना बनाई जाती थी, जैसे मान लो अकाल पड़ गया, ठीक है, तो उसके लिए योजनाएं बनाई जाती, उनके लिए धन चाहिए था, तो वो धन जो लोगों से इकट्ठा किया जाता और फिर लोगों में ही वापस वितरित
किया जाता है, यानी राष्ट्रीय योजना पर। जैसे मान लो कोई नहर निर्माण करना है, कोई बांध निर्माण करना है, कोई सार्वजनिक कार्य करवाना, तो उसके लिए जो कर लिया जाता था वो राष्ट्रीय योजना कर के अंदर सम्मिलित था। फिर बात करते हैं व्यथा मुक्ति कर, यानी योग्यता और क्षमता के आधार पर जो कर लिया जाता था, ये दस्तकार वर्ग के लिए था, यानी जो व्यक्ति अपने हाथ से कमा के जो कार्य करता था, उस कार्य के बदले उसको बहुत सारा धन मिलता था, उसमें से कुछ एक भाग है वो राज्य को कर के रूप में जाता था। पांचवा जो है अधिक कर निषेध सिद्धांत, यानी राजा अधिक कर नहीं लगाएगा, यानी करों की संख्या कम रहेगी, कर उतने ही रहेंगे जितना जनता दे सकती, संभव हो तब वहां तक ही जो है राजा कर लगाएगा, अन्यथा जो है प्रजा नहीं दे पाएगी। और यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में जो है कर लगाया जा रहा है, वास्तव में वो व्यक्ति, वो नागरिक कर देने के योग्य है या नहीं है, या हो सकता है कि किन्हीं परिस्थितियों के कारण वो व्यक्ति नहीं चुका सकता था। तो अधिक कर लगाना और परिस्थितियों के अनुसार कर लगाना वो उस दोनों में शामिल है, यानी अधिक कर है वो निषेध था। फिर बात करते हैं परराष्ट्र नीति, यानी वैदेशिक संबंधों के आधार। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वैदेशिक संबंध यानी परराष्ट्र, यानी विदेशों के साथ जो है एक राजा किस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो इसके लिए इन्होंने दो प्रकार के जो है सिद्धांत दिए। पहला तो इन्होंने बताया मंडल सिद्धांत, यानी राज्य की जो संरचना हुई है ना, के बाद उसके चारों ओर एक मंडल के रूप में कौन कौन से राज्य होंगे, वो मित्र होंगे, शत्रु होंगे, वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है। फिर दूसरी थी वैदेशिक संबंधों को स्थापित करने के लिए 60 गुणीय नीति, यानी 6 गुणों वाली नीति। तो मंडल सिद्धांत के अंदर सबसे पहले ये मध्यम के अंदर जो मैंने दोस्तों लिखा है विजिगीषु राजा, यानी जो मुख्य राज्य होता था वो उसके अग्रभाग में और पश्चिम भाग में, यानी मैं जैसे यह खड़ा हूं तो मेरे आगे और पीछे दोनों राज्य के दोनों और राज्य होते थे। तो विजिगीषु यानी वो मुख्य राजा है, इस राजा के सामने अगले वाले भाग में अरि का मतलब होता था शत्रु राज्य, यानी पड़ोसी राज्य हमेशा शत्रु होता है, दोनों और है, यहां भी है, इसके पीछे भी अरि है, यानी पीठ का शत्रु पाशनिग्रह, और इसको कहा जाता अरि, उसको कहा जाता पाशनिग्रह, ये दोनों और चल रहे हैं। फिर अरि का शत्रु, यानी हमारे जो शत्रु है उस शत्रु का जो शत्रु होता वो इसके लिए क्या होगा, मित्र होगा। तो विजिगीषु का मित्र, भाई ये इसका शत्रु और इसका शत्रु, ये तो इसका, ये क्या हो गया, मित्र हो गया, यानी विजिगीषु का मित्र। फिर बाद में अरि मित्र, इसका मतलब है ये इसका, बात वही लागू यहां होती है कि इसका ये अगर मित्र है तो इसका भी ये मित्र होगा, यानी दुश्मन का मित्र, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, शत्रु, इसके लिए क्या हो जाएगा, शत्रु। फिर है अरि मित्र मित्र, इसका मतलब है कि दोस्त के जितने भी मित्र हैं उनके भी जो मित्र हैं वो विजिगीषु राजा के लिए शत्रु का कार्य करेंगे, यानी पड़ोस में शत्रु, शत्रु का शत्रु हमारा दोस्त, शत्रु का शत्रु हमारा दोस्त, उसके बाद हमारा जो शत्रु है यानी शत्रु का जो दोस्त है वो हमारा शत्रु। इस प्रकार से पीछे भी यही चलता, पाशनिग्रह का मतलब पीठ का शत्रु, उसके बाद आक्रांत यानी पीठ का मित्र, यानी इसका ये दुश्मन है पाशनिग्रह का, तो इसका क्या हो गया, मित्र। फिर बाद में पाशनिग्रह सार, यानी पीठ के शत्रु का मित्र, पीठ का ये जो शत्रु है इसका ये मित्र है, ये विजिगीषु राजा के लिए क्या होगा, शत्रु होगा, क्या होगा, शत्रु। फिर बाद में आक्रांत सार, यानी पीठ के मित्र का मित्र, यानी इसका ये मित्र है तो ये इसका मित्र है, तो इसका जो मित्र है वो इसका मित्र होगा, इसका जो मित्र होगा। तो ये पूरा एक सिद्धांत था, मंडल सिद्धांत कहते हैं इसको। इसके आधार पर जो है पूरी व्यवस्था का संचालन होता था, एक पूरी व्यवस्था बनी है वैदेशिक संबंधों के आधार पर, यानी कौन सा शत्रु होगा, कौन सा जो है मित्र होगा। फिर राज्य की जो 60 गुणीय नीति है, 6 गुणों वाली नीति दोस्तों, 6 गुणों नीति में मेरे वैदेशिक संबंधों को निर्धारित करने के लिए 6 गुण होने चाहिए। इन 6 गुणों का उपयोग है वो सभी राज्यों को करना चाहिए, 6 गुणों का उपयोग सभी राज्यों को अब वो 6 राज्य कौन कौन से बताए मनु ने, 6 गुण कौन से 6 गुण बताए, वो है पहला है संधि। संधि का मतलब है किसी राजा के साथ सम्मानजनक संधि की जाए, सम्मानजनक संधि की जाए, इसके अंदर हमारा भी फायदा और अगले राज्य का भी फायदा, यानी जो विजिगीषु और उसके साथ जो संधि करता था उसका भी फायदा। तो संधि करना, समझौता करना या मिल बैठकर समस्या का समाधान करना। फिर दूसरी जो नीति होती थी विग्रह, अगर मान लो कोई संधि की हुई है और अगला उस संधि को मान नहीं रहा तो हम उस संधि को तोड़ सकते हैं, यानी संबंध विच्छेद करना, किसी राज्य के साथ संबंध विच्छेद करना, वो है विग्रह। फिर है यान, यान का मतलब चढ़ाई करना, अगर मान लो शत्रु आपके सामने है तो
और शत्रु को दंड देना जरूरी है तो आपको चढ़ाई कर देनी चाहिए। चढ़ाई का मतलब होता है आपको जो है उस शत्रु को दंड देने के लिए उसके ऊपर युद्ध की तैयारी कर लेनी चाहिए या युद्ध हेतु तत्परता दिखानी चाहिए। तो यह है यान। फिर बाद में अगली जो नीति है वो आसन। आसन का मतलब छल कपट कर लेना, कूटनीतिक, यानी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। छल कपट से किसी दूसरे राजा के खेमा के अंदर भगदड़ मचा देना या यूं कह सकते हैं उनका भेद जान लेना, ये कूटनीतिक स्तर पर जो प्रयास होते हैं वो आसन के अंदर आते हैं। फिर है द्वैधिभाव। द्वैधिभाव का मतलब है कि उस राज्य का कोई आइडिया नहीं कर सकते कि ये मित्रता निभा रहा है या शत्रुता निभा रहा है। शत्रुता और मित्रता दोनों का एक ही साथ प्रयोग करना। मित्रता भी निभानी है, शत्रुता भी रखनी है, यानी परिस्थितियों के अनुसार, यानी जैसी परिस्थिति है वो उसी प्रकार जो है राजा को व्यवहार करना चाहिए। चाहे कितना भी मित्र राष्ट्र क्यों नहीं हो, फिर भी अगर मान लो आपका नुकसान हो रहा है तो आपको उसकी शत्रुता कर लेनी चाहिए। यानी द्वैधी भाव, यानी दोनों भाव रखने, शत्रुता और मैत्री का। फिर है संश्रय। संश्रय का मतलब है कि अगर इसमें दो परिस्थितियां दोस्तों, अगर आप मजबूत राजा है और कोई सामने वाले पे आपने चढ़ाई करी, यान इसको यान करा, दिखाई, उसको लगा कि भाई हाँ सामने वाला मजबूत है तो वो हमारे शरण में आ सकता है, तो उसको शरण में लेके छोड़ देना चाहिए। तो संश्रय वो भी है। एक ये है कि हम अगर कमजोर है और सामने वाला अगर हमारे से मजबूत है तो हमें बिना देर के उसके सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तो ये 6 प्रकार के जो है गुण होने चाहिए एक राज्य के अंदर, तभी राज्य का अस्तित्व जो है रह पाता है, अन्यथा नहीं रह पाएगा। तो दोस्तों आज हमने मनु के बारे में जो बड़ी बड़ी राजनीतिक सिद्धांत थे उसके बारे में जानकारी कर ली, यानी राजनीतिक विचारों का मनु का हमारा ये जो बिंदु है यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।